हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग पे। तो जैसे हम लोग जियोग्राफी के पार्ट को कवर कर रहे हैं, जियोग्राफी को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें क्या हमने जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, खासकर हिमालय वाले, उस पर हमने क्या की चर्चा की है पिछले वीडियो में। और अब आगे का जो श्रृंखला हमारी होगी वो होगी भारत में अन्य जो पर्वत श्रृंखलाएँ उनके बारे में बात करेंगे, जैसे अरावली, विंध्यन, इन सब के हम लोग भी बात करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तो जो अगर पिछले वीडियो आपने अगर नहीं देखा है हिमालय वाले क्षेत्र में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो वो आपको देख लें, जो आपके लिए सफिशियंट होगा एग्ज़ाम के लिए। और अब हम चलते हैं भारत में जो अन्य पहाड़ियाँ हैं उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, जो अन्य पहाड़ियाँ हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं। तो पहाड़ी कौन सी है, पहले हम लोग पहाड़ी देखते हैं, हम अरावली पहाड़ी की। अरावली पर्वत श्रृंखला या श्रेणी, इसको देखेंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये है कहाँ पे। ऐसा तो नहीं है केवल आपका एक ही राज्य में क्या इसका विस्तार है, एक राज्य में इसका विस्तार नहीं है। हालांकि इसका विस्तार जो है वो कई राज्यों में है, लेकिन अधिकतम विस्तार इसका जो आपको कहाँ मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा। ठीक है, देखिएगा, जैसे अगर इसके विस्तार की अगर बात करें, एक्सटेंशन की बात करते हैं। ठीक है, विस्तार कहाँ कहाँ पे है, देखिए इसका जो विस्तार आपका हो जाएगा वो आपका एक तो हो जाएगा गुजरात, गुजरात में इसका विस्तार है। ठीक है, इसके अलावा इसका विस्तार आपको राजस्थान में भी है, इसका विस्तार राजस्थान में भी है। इसके अलावा इसका विस्तार आपका दिल्ली में भी है। ठीक है, और कुछ हिस्सा वैसे हरियाणा में भी इसका आता है। ठीक है, कहाँ पे, हरियाणा वाले क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, तो बताएंगे राजस्थान में। यहाँ पे लिखेंगे सर्वाधिक विस्तार। ठीक है, तो जो सर्वाधिक हिस्सा वो है अरावली का, वो कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे, राजस्थान में। अब एक सवाल आता है कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ना, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये पालमपुर से, ठीक है, पालमपुर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका गुजरात में पड़ता है। पालमपुर से ये कहाँ तक, दिल्ली तक है। ठीक है, तो अरावली का ही विस्तार पहाड़ियों के रूप में, यानी पूरी विस्तार ये आपकी रायसीना पहाड़ी कहलाती है। ठीक है, रायसीना पहाड़ी ये कहलाती है। तो जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला आप देखेंगे तो इसका विस्तार अगर नॉर्मली पूछ ले कि कहाँ से कहाँ तक है, तो बताएंगे गुजरात से दिल्ली तक वाले हिस्से में सबसे पूरी हिस्सा दिल्ली का ही पड़ता है। ठीक है, फिर देखिए कि अरावली पर्वत की अगर हम बात करेंगे तो ये ध्यान रखना, ये प्री कैम्बियन काल की है। ठीक है, ये क्या है, प्री कैम्बियन, ये प्री कैम्बियन काल में इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति है। ठीक है, और अरावली जो पर्वत है कह सकते हैं इसकी अगर उम्र की बात करें, आयु की बात करें, एज की बात करें, तो ये इसकी एज है कितनी, तो 5.7 मिलियन। ठीक है, मिलियन, ये क्या है, वर्ष है। ठीक है, वर्ष है। ठीक है, कितना, मतलब 5.7 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ठीक है, 1 मिलियन कितना हो गया, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ठीक है, तो इतना मिलियन ये वर्ष क्या है, इसकी एज हो चुकी है। ठीक है, और सेकेंड बात ये ध्यान रखेंगे कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम, ठीक है, ये क्या दुनिया के सबसे क्या प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत का क्या है, उदाहरण है। ठीक है ना, पहले हालांकि ये वलित पर्वत था, लेकिन अभी क्या हो चुका है, अवशिष्ट पर्वत हो चुका है। ठीक है ना, अवशिष्ट पर्वत हो चुका है। तो है ना, इसका मतलब कि ये विश्व का सबसे प्राचीनतम, ये विश्व का सबसे प्राचीनतम
अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, तो ये दुनिया क्या सबसे प्राचीन क्या अवशिष्ट पर्वत है। लेकिन ये ध्यान रखना पहले ये वलित पर्वत था। ठीक है ना, पहले ये क्या था, वलित पर्वत था। ठीक है, पहले ये क्या था, वलित पर्वत था। ठीक है, पहले ये कैसा था, वलित पर्वत था। वलित मतलब फोल्ड माउंटेन। ठीक है, फोल्ड माउंटेन। अच्छा देखिए कि ये अवशिष्ट पर्वत कैसे बनते हैं या कैसे ये बन जाते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी अगर मान लो हिस्सा, मान लो कि कोई पर्वत होगा तो उसमें चोटी तो अनिवार्य होगी। जैसे हमने माना कि ये अरावली जो पर्वत है ये कभी इस रूप में रही होगी। ठीक है, कभी ये इस रूप में रही होगी, इसकी चोटी होगी, क्या होगी, इसकी चोटी होगी। लेकिन होता क्या है कि अब देखिए कितना साल पुराना हो गया है, 5.7 मिलियन वर्ष क्या है, ये पुराना हो चुका है, इतना पुराना हो चुका है। तो इसका मतलब हम यही तो कह सकते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई इतना पुराना हो गया है तो जाहिर सी बात है कि इस वायुमंडल में जब होगा ये, तो जाहिर सी बात है इस पर टेम्परेचर यानी कि ताप का भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तूफान भी चलेंगे। ठीक है, तूफान से हवाएं चलेंगी तो उसमें क्या होगा, घर्षण होगा, इस पर्वत पर घर्षण होगा तो इसका क्षरण भी होगा, बरसात भी होगी। तो इन सब का जो ये बाह्य कारक हैं वो इस पर प्रभाव डालेंगे। तो इससे क्या होगा, इसका क्षरण होगा। जब क्षरण होगा तो इसमें चोटी जो होगी वो क्या बन जाएगी, वो लगभग सपाट, यानी कि इसकी चोटी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो ये अवशिष्ट पर्वत का क्या बन जाएगा, उदाहरण बन जाएगा। जैसे मान लो कि इसी भी क्या चल रही, आपकी हवाएं भी चलेंगी, है नहीं, इस पर हवाएं प्रभाव डालेंगी। उसके अलावा देखेंगे तो वर्षा भी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगा, ये वर्षा भी होगा। ठीक है, वर्षा भी होगा। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर भी, यानी सूर्य, ठीक है, यानी कि प्रकाश भी इस पे पड़ेगा। ठीक है, इस पे क्या होगा, प्रकाश भी पड़ेगा। ठीक है, प्रकाश भी पड़ेगा। तो अब इन सब बाह्य कारकों की वजह से इस पर घर्षण होगा। ठीक है, इससे फ्रैक्शन होगा, अपर्दित होगा। तो अब यही जो ये आपका क्या है, ये आपका जो वलित पर्वत है, जो आपका मान यहाँ से देखिएगा, जो ये आपका जो ये अरावली एक क्या था, एक वलित पर्वत था। क्या था, एक वलित पर्वत था। लेकिन अभी क्या हो चुका है, अभी ये जो पर्वत है इसका जो स्वरूप है वो कुछ इस तरीके से ये हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से हो चुका है। तो यानी कि अब जो है आपका अरावली पर्वत अब अरावली पर्वत एक क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, क्योंकि इस पे क्या हो चुका है, इस पे बाह्य कारकों से सबसे क्षण हो चुका है, तो ये ऊपर का भाग टूट फूट गया। ठीक है, तो ये अवशिष्ट है, वो सबसे पुराना ही माना जाता है। ठीक है, सबसे पुराना माना जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिएगा अरावली के ही संदर्भ में जब सवाल बनेगा कि अरावली जो है, तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। ये क्या है, जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। कार्य करता है। ठीक है, जल विभाजक आप समझते हो, यानी कि एक तरफ मतलब बरसात के कह सकते हो कि जो वितरण होगा उस वितरण में क्या होगा, असमानताएं होंगी। क्या होंगी, असमानताएं होंगी। जैसे अगर ये देखा जाएगा तो इसके पश्चिम में, ठीक है ना, अरावली के पश्चिम में क्या थार है, इसके इस बगल में क्या है आपका मालवा का पठार है। ठीक है ना, तो ये जल विभाजक के रूप में भी कार्य
करता है, ठीक है। अब देखो अरावली जो है, कह सकते हैं अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी की जो है वो है आपका गुरु शिखर। नाम क्या होगा उसका? तो ये है गुरु शिखर, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो है 1722 मीटर। कितना? 1722 मीटर। और ये जो चोटी है ना, ये ध्यान रखेंगे कि ये पूछा गया सवाल है कि ये किस पहाड़ी पर है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो है ये माउंट आबू पहाड़ी पे है, ठीक है। ये माउंट आबू पहाड़ी पर है, ठीक है। तो अगर पूछे किस पहाड़ी पे है तो माउंट आबू पहाड़ी पे है। कौन? गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर। और ये गुरु शिखर जो है ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, या राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु है, ठीक है। अब देखो ये जो माउंट आबू है ना, माउंट आबू पे भी सवाल बना हुआ है कि यहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ठीक है। माउंट आबू पर ध्यान रखना, माउंट आबू पर जैनियों का यहाँ पे क्या है? पवित्र स्थान है, स्थान। इसका नाम क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो सवाल अगर ये बनता है कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये किस पहाड़ी पे है, तो माउंट आबू पहाड़ी पे है, ठीक है। कहाँ पे? माउंट आबू पहाड़ी पे है, ठीक है। जिला वैसे जो राजस्थान का एक जिला पड़ता है ना, सिरोही जिला, ये वहाँ पे है, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का है, जिला पड़ेगा वो सिरोही जिला पड़ जाएगा वहाँ पे। अगर ये सवाल आ जाए कि दिलवाड़ा का जो मंदिर है इसका संबंध किस धर्म से, तो जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से है। और ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा, ठीक है। उसके अलावा ये तो बहुत ही कम ही सवाल ये जो हिस्ट्री का हो जाता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो एक बिमल शाह थे, उनके द्वारा कराया गया था ये मंदिर का निर्माण, ठीक है। अब देखो माउंट आबू पे ही ना, ये माउंट आबू पे ही एक क्या है? नक्की झील है। पूछा गया सवाल है ये नक्की झील। नक्की झील भी क्या है? स्थित है। नक्की झील भी स्थित है। कहाँ पे? माउंट आबू पे, ठीक है। और माउंट आबू जो है ये राजस्थान का, ये क्या है? राजस्थान का एकमात्र क्या है? हिल स्टेशन है। क्या है? हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन यानी कि स्वास्थ्यवर्धक स्थान। जैसे हमने हिमालय में पढ़े थे कि बहुत सारे हिल स्टेशन में पढ़ रखे, जैसे उत्तराखंड में अल्मोड़ा था, नैनीताल था, चक्राता था, लैंड डाउन था, ये हमने पढ़ रखा था। तो ये माउंट आबू जो है ये राजस्थान का एक क्या है? हिल स्टेशन है। क्या है? हिल स्टेशन ये बन जाता है, ठीक है। अब देखिएगा जो अरावली कह सकते हैं, अरावली का पूर्वी विस्तार, अरावली का पूर्वी विस्तार दिल्ली में रायसीना पहाड़ी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो रायसीना पहाड़ी है, रायसीना जो पहाड़ी है वो किसका भाग है, तो बताएंगे अरावली का ही क्या है? भाग है, ठीक है। किसका भाग है? अरावली का ही तो क्या है? भाग है, अरावली का ही
भाग हो जाएगा। अब जो रायसीना पहाड़ी है, ठीक है, रायसीना पहाड़ी है, इससे सवाल ये बनता है आपका कि बताइए कि जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है या फिर जो संसद भवन है, ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वो बताएंगे वो रायसीना पहाड़ी पर ही स्थित है। ठीक है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन व संसद भवन इसी पहाड़ी पर स्थित है। इसी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया है कि दिल्ली जो है वो किस पहाड़ी पर स्थित है। तो दिल्ली जो है पहाड़ी हो जाएगा रायसीना पहाड़ी। ठीक है, बाकी ये तो रायसीना पहाड़ी किसका विस्तार है, पूर्वी विस्तार, तो वो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसी का क्या ये पूर्वी विस्तार हो जाता है। ठीक है, उसी का क्या हो गया पूर्वी विस्तार हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। मुख्य बात अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला पूछेगा कि इसका विस्तार कहाँ पे है, तो वैसे इसका अधिकतम विस्तार राजस्थान में है, बाकी गुजरात में भी है, दिल्ली में भी है, ठीक है, हरियाणा वाले क्षेत्र में भी है। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे तो अरावली ये पूछा जाएगा कि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है गुरु शिखर। कितनी हाइट है, 1722 मीटर है, और किस पहाड़ी पर है ये, तो माउंट आबू पहाड़ी पे। कहाँ पे, माउंट आबू पहाड़ी पे हो जाता है। अरावली का पूर्वी विस्तार किस नाम से जाना जाता है, तो जानता है रायसीना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये विस्तार है कहाँ पे, तो दिल्ली में है। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि दिल्ली है वो किस पहाड़ी पर स्थित है, तो बता सकते हैं वो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन और संसद भवन किस पहाड़ी पर हैं, तो वो अरावली पे ही क्या है स्थित हैं। ठीक है, वो कहाँ पे हैं, अरावली पे स्थित हैं। तो अरावली पर्वत श्रृंखला से ये सारी बातें बन सकती हैं। और अरावली जो है वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत का क्या है उदाहरण है। कैसा है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके जो साउथ में एक पहाड़ी और मिलेगी। ठीक है, उसका नाम होगा सतपुड़ा की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग, तो बात करेंगे सतपुड़ा की बात करने वाले हैं, या फिर हम लोग उससे पहले विंध्यन की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, विंध्यन। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे विंध्यन श्रेणी की बात करते हैं। जो दूसरा इसमें होगा वो होगा आपका विंध्यन श्रेणी। तो देखो विंध्यन श्रेणी का जो आपका विस्तार मिल जाएगा, ठीक है, इसका जो विस्तार मिल जाएगा वो कहाँ मिल जाएगा, तो इसका विस्तार तो गुजरात में है, जोबट हिल से। कहाँ हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। इसके अलावा एमपी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और आदि आगे भी हल्के फुल्के इसके विस्तार अन्य राज्यों में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वैसे अच्छा, यहाँ पे आपने अगर देखा था ना, ये अरावली से कुछ नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, इनकी बात करें, कुछ नदियों की बात करें तो देखिए, जैसे एक नदी कौन सी है, चंबल। ठीक है, इसके अलावा कौन सी नदी है, बनास। कौन सी, बनास। ठीक है, और आप देखेंगे एक नदी कौन सी मिल जाएगी, लूनी का क्या है उद्गम स्थान है। ठीक है, क्या है, उद्गम स्थान है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखो विंध्यन श्रेणी गुजरात, एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्रों में इसका है। ठीक है, अब देखो जो विंध्यन श्रेणी है ना, इसकी मतलब कैसे विंध्यन श्रेणी, ये कई सारे भागों में बटा हुआ। ठीक है ना, ये क्या है, कई सारे भागों में ये बटा हुआ। तो किन किन भागों में इसका विस्तार है, ठीक है ना,
तो एक आप देखेंगे तो एक विंध्य श्रेणी आप देखेंगे कैमूर पहाड़ियों के रूप में है ये, ठीक है। इसके अलावा पारसनाथ पहाड़ी भी है, ठीक है ना, कौन सा है, पारसनाथ पहाड़ी है, ठीक है। जो पारसनाथ पहाड़ी हालांकि कहाँ पड़ेगा, तो पड़ेगा आपको झारखंड वाले हिस्से में, ठीक है। कहाँ पड़ेगा, झारखंड वाले हिस्से में वो स्थित है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर विंध्य श्रेणी अगर देखा जाए तो इसको आप कह सकते हैं कि कैमूर पारसनाथ, ठीक है, पारसनाथ या फिर ये कह सकते हैं जोबट हिल के रूप में इनका क्या है, विस्तार है, क्या है, इनका विस्तार है, ठीक है, इनका विस्तार है, ठीक है। तो अब देखेंगे जो कैमूर पहाड़ियाँ हैं ये इनका जो विस्तार है ना वो खासकर ये कहाँ पे है, तो ये बिहार वाले क्षेत्र में, ठीक है। पारसनाथ वाला हिस्सा जो है ये खासकर आपको मिलेगा कहाँ पर, तो ये मिलेगा झारखंड वाले हिस्से में मिलेगा, ठीक है। जोबट हिल जो होगा वो गुजरात वाले हिस्से में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कैमूर जो श्रेणी है, जैसे अगर आप देखेंगे कि हमने माना कि एक प्रकार से कि जो आपका ये है ना इस तरीके से यानी ऐसे मान लिया कि ये विंध्य श्रेणी है, ठीक है, ये क्या है, विंध्य श्रेणी है। तो ये हमने पूरा माना क्या, ये पूरा क्या है, विंध्य श्रेणी है। तो इस विंध्य श्रेणी में आप देखेंगे तो सबसे पश्चिम वाले हिस्से में यहाँ पे आपको मिल जाएगा कौन सा, तो ये है जोबट हिल, ठीक है। तो जोबट हिल जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका गुजरात में हो जाएगा और ये विंध्य श्रेणी का पश्चिमी विस्तार हो जाएगा, ठीक है। तो जोबट हिल ये कहाँ पर है आपका, तो हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बताया जाएंगे हम लोग, चलो आगे भी लिख लेते हैं। आगे जो ये है मिलेगा आपका जो पारसनाथ की पहाड़ी पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका झारखंड में, झारखंड में है पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है। तो झारखंड में कौन हो जाएगा, पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी। और ये यहाँ पर इसका जो आगे विस्तार हो जाएगा ये क्या है आपका, कैमूर, कैमूर पहाड़ी, ठीक है। तो कैमूर पहाड़ी कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बिहार में, ये हो जाएगा बिहार में हो जाएगा, ठीक है। तो ये विंध्य श्रेणी का ही क्या है, ये पूर्वी विस्तार कौन सा है, तो देखेंगे कैमूर, और पश्चिम विस्तार कौन है, तो जोबट हिल, कौन है, जोबट हिल। अब विंध्य श्रेणी में देखेंगे जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो कि खासकर जिसे नाम कहते हैं गुडविल पिक या सद्भावना शिखर, और वो कहाँ पे है, तो वो मध्य प्रदेश के दामोह डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, दामोह डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन झारखंड में पारसनाथ की जो पहाड़ी है इसकी भी एक चोटी है जिसे कहते हैं सम्मेद शिखर, ठीक है। ये सवाल पूछा जा सकता है, पारसनाथ की पहाड़ी की सर्वोच्च जो बिंदु है उसका नाम है सम्मेद शिखर, और ये कहाँ पे है, तो ये है झारखंड में हो जाएगा, झारखंड में हो जाएगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर इसमें डाटा आपको अलग से बताना पड़ेगा। गुडविल पीक यानी सद्भावना शिखर जो एमपी के दामोह डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो यहीं पे अगर ये अलग से हम नोट में लिख लें ये बात, विंध्य श्रेणी की
सबसे ऊंची चोटी का नाम होगा सद्भावना शिखर। ठीक है, सद्भावना शिखर या इसे कहेंगे गुडविल पीक। तो ये कहाँ पे है बताएंगे? दामोह जिला एमपी में है। ठीक है, कहाँ पे है? दामोह जिला एमपी में। यानी कि विंध्यन श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तब दामोह। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? दामोह। चलिए इसके अलावा देखिएगा, विंध्यन श्रेणी यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यानी कि हमारे यूपी में इसका विस्तार कहाँ पे है विंध्यन श्रेणी का? तो वो हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा मिर्ज़ापुर हो जाएगा। ठीक है ना, मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर में ही क्या है? विंध्यवासिनी देवी मंदिर है। आप देखेंगे तो मिर्ज़ापुर में ही क्या मिलेगा आपको? तो यहाँ मिलेगा विंध्य वासनी देवी मंदिर। विंध्यवासिनी देवी मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये मिर्ज़ापुर में। ठीक है, मिर्ज़ापुर में आप एक देखेंगे कि यहाँ पर आपको मिलेगा चुनार क्षेत्र। कौन सा मिलेगा? चुनार क्षेत्र। तो जो चुनार क्षेत्र है ये फेमस है किसके लिए? तो लाल बलुआ पत्थर व चूना पत्थर के लिए। ठीक है ना, तो जो चुनार क्षेत्र है लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो चुनार क्षेत्र है ना, ये विंध्यन श्रेणी में ही आता है। और विंध्यन श्रेणी किस खनिज संपदा के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है किसके लिए? ये जानी जाती है किसके लिए? तो लाल बलुआ पत्थर या चूना पत्थर के लिए। कौन सा? विंध्यन श्रेणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब जो विंध्यन श्रेणी है ये क्या करता है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है ना, तो ये सवाल पूछा जाता है आपसे कि विंध्यन श्रेणी जो ये है इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि उत्तर भारत को, ठीक है, दक्षिण भारत को ये क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली कौन सी एक पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? अगर ये पूछे, अगर पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो आपको विंध्यन श्रेणी ही बताना है। क्या बताना है? विंध्यन श्रेणी ही आपको बताना होगा। ठीक है, विंध्यन श्रेणी ही बताना होगा। अब देखो विंध्यन श्रेणी से कई सारी आपकी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, कई सारी क्या निकलती हैं? आपकी नदियाँ निकलती हैं। तो देख लेते हैं विंध्यन श्रेणी में नदी तंत्र कैसी इसका है, क्या इसका रोल है। ठीक है, विंध्यन श्रेणी में नदी तंत्र। नदी तंत्र।
देखिए नीचे की साइड से ना आप यहाँ पे देखेंगे ये वाले हिस्सों में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका कौन सा श्रेणी है, ये सब विंध्यन श्रेणी है, ठीक है ना। नीचे साइड में कौन सा है, तो यहाँ पे आपका विंध्यन श्रेणी है। कौन है? विंध्यन श्रेणी है, ठीक है। इधर से आप देखेंगे तो एक नदी आती है ऊपर की साइड से, उस नदी का नाम होता है क्या? गंगा नदी, ठीक है। ये नदी कौन सी है? तो ये नदी है कौन सी? गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी। लेकिन इसी दौरान देखेंगे तो एक नदी आती है इस साइड से और ये जाके यहाँ पे मिल जाती है, और इस नदी का नाम क्या है? यमुना, ठीक है। नदी का नाम क्या है? यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी, ठीक है। अब ये यमुना नदी, अब क्या होगा कि इन श्रेणियों से ही, ठीक है, इन श्रेणियों से ही निकलेंगी कौन सी? नदियाँ निकलेंगी, और ये क्या करेंगी? ऊपर की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और जाके यमुना में मिलेंगी। तो आप सबसे पहले ये होता है कि भाई कौन कौन सी नदियाँ हैं जो आपके इधर के क्षेत्र में जा रही हैं, ठीक है। तो देखिए एक तो नदी यहाँ से निकालते हैं, इस नदी का नाम है चंबल, ठीक है। यहाँ से नदी है और ये नदी इसको निकालते हैं और ले जाके इसमें मिला देते हैं। इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम हो जाएगा चंबल। चंबल तो पढ़ा था ना, ये यहाँ पे जनापाव पहाड़ी है, ठीक है ना। जनापाव पहाड़ी, ये यहाँ से नदी निकलती है, ठीक है। कहाँ से? जनापाव पहाड़ी से ये नदी निकलती है, हमने सुना इसको, ठीक है। अब देखो एक नदी इसी में नदी जाके मिल जाएगी यहाँ पर चंबल में मिल जाएगी, और इसका नाम है बनास, ठीक है ना। नदी का नाम क्या है? तो ये सॉरी, इसका नाम है क्षिप्रा। क्या नदी का नाम क्या हो जाएगा? क्षिप्रा। इसको थोड़ा अलग लिखें यहाँ पे। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम हो जाएगा क्षिप्रा, ठीक है, क्षिप्रा नदी, ठीक है। वैसे इसको ध्यान समझते रहिएगा। बाकी इधर से एक नदी आती है जो इस वाले साइड से, यहाँ पर अरावली श्रेणी से एक नदी निकल के आती है यहाँ से, ये जाके मिल जाती है चंबल में यहाँ पे। तो ये नदी तो हो गई कौन सी? ये नदी हो गई बनास, ठीक है। कौन सी हो गई? बनास नदी हो गई। कौन सी हो गई? बनास हो गई, ठीक है। कौन सी नदी हो गई? बनास हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अब और भी नदियाँ यहाँ से निकलना शुरू करेंगी जो यमुना में जाके मिल जाएंगी। एक नदी ये गई और ये यहाँ पे यमुना में मिल गई। तो ये है आपकी पार्वती, ठीक है। कौन सी नदी हो गई? पार्वती नदी हो गई। नदी का नाम क्या है? पार्वती। नदी कौन सी है? पार्वती। एक नदी आई और यमुना में मिल गई, ठीक है, और इसका नाम है काली सिंध। नाम क्या होगा? काली सिंध। क्या होगा? काली सिंध होगी। काली सिंध के बाद में आपकी एक होगी जिसे बोलते हैं हम लोग केवल सिंध नदी, ठीक है ना। क्या होगा? एक नदी होगी केवल, ये सिंध ही इसका नाम है, सिंध नाम है, ठीक है। इसके अलावा एक नदी आके इसे और यमुना में मिल जाएगी, इसका नाम हो जाएगा आपका बेतवा, ठीक है। नाम क्या है आपका? बेतवा, ठीक है, बेतवा, ठीक है। और आगे यहाँ पे देखेंगे तो जो कैमूर की पहाड़ी है ना, कैमूर की पहाड़ी, वहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है खासकर केन नदी, ठीक है। कौन सी होगी? केन नदी, ठीक है। कौन सी जाएगी? यहाँ से नदी निकलती है केन। नदी का नाम क्या है? केन नदी है, ठीक है। तो ये देखिए इतनी ये सब पहाड़ियाँ हैं ना, ये विंध्यन श्रेणी से ही निकलती हैं। ये नदियाँ जो हैं ये विंध्यन श्रेणी से ही निकलती हैं, और ये सब उत्तर की तरफ जाती हैं। कहाँ जाती हैं? उत्तर की तरफ जाती हैं, और यमुना से मिल जाती है, और यमुना इन सब का पानी लेकर गंगा में मिल जाती है, ठीक है। कहाँ मिल जाएगी? गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्या है? विंध्यन श्रेणी है। और विंध्यन श्रेणी के जस्ट नीचे ही आप देखेंगे, इसी के नीचे नर्मदा नदी होगा, नर्मदा के बाद में सतपुड़ा होगा। तो सतपुड़ा की एक पहाड़ी कौन सी है? अमरकंटक। तो अमरकंटक से सोन नदी निकलेगी जो आगे बिहार में जाके मिल जाएगी, किससे? गंगा से मिल जाएगी। किससे मिल जाएगी? गंगा से मिल जाएगी।
तो ये देखो विंध्यन श्रेणी में नदी ये तंत्र हो गया, ठीक है। इन सबको आपको इसी तरीके से क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। तो विंध्यन श्रेणी किसके लिए फेमस है, विंध्यन श्रेणी है फेमस है चूना पत्थर के लिए, लेकिन चूना पत्थर के साथ साथ में लाल बलुआ पत्थर भी पाया जाता है। तो विंध्यन श्रेणी का विस्तार यूपी में कहाँ है, तो मिर्जापुर वाले क्षेत्र में। कहाँ हो जाएगा, मिर्जापुर वाले क्षेत्र में हो जाता है, ठीक है। तो अब ये विंध्यन श्रेणी हो गया। अब विंध्यन श्रेणी के बाद में हम लोग चलते हैं कहाँ पर, तो सतपुड़ा वाले क्षेत्र पर, ठीक है। कहाँ चलेंगे, सतपुड़ा। अगला होगा सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है इसके बारे में देखो क्या क्या सवाल आपसे बनाया जा सकता है। तो देखो ये जो सतपुड़ा की हम लोग बात करेंगे ना, तो ये भी इसका जो विस्तार है, ठीक है, इसका जो विस्तार है गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी है, और छोटा नागपुर पठार यानी कि तब तो झारखंड में भी हो जाएगा। विस्तार की अगर बात करते हैं तो विस्तार देखिए कहाँ कहाँ पे होगा इसका। तो सतपुड़ा का जो विस्तार है गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश हालांकि ज़्यादा इसका है, एमपी में है, इसके अलावा महाराष्ट्र में भी है इसका विस्तार, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी है, वह कहाँ पे है, तो छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में भी इसका क्या है, विस्तार है। तो छोटा नागपुर पठार मतलब इनडायरेक्टली हमने कह दिया किसके बारे में, झारखंड के बारे में। किसके बारे में कह दिया, इनडायरेक्टली झारखंड बारे में कह दिया। तो ये कई सारी पहाड़ियों के रूप में क्या है, इसका विस्तार है, ठीक है। क्या है, कई सारी पहाड़ियों के रूप में इसका विस्तार है। तो देखो तो इनकी कौन कौन सी श्रेणियों की अगर हम लोग बात करते हैं, इसकी श्रेणियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। तो इस साइड में है आपका कौन सा हो जाएगा, राजपीपला की पहाड़ी, ठीक है। राजपीपला पहाड़ी यानी कि राजपीपला की पहाड़ी किसका पश्चिमी विस्तार है, सतपुड़ा का, ठीक है। फिर इसके बाद में हो जाएगा महादेव श्रेणी, महादेव श्रेणी। इसके बाद में हो जाएगा आपका मैकाल श्रेणी। कौन है, तो मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी। तो ये मतलब इस प्रकार से इनका विस्तार यानी सतपुड़ा का जो पश्चिमी विस्तार है वो राजपीपला पहाड़ी के रूप में, और जो पूर्वी विस्तार है वो मैकाल श्रेणी के रूप में है, ठीक है। तो सतपुड़ा का विस्तार आपने देख ही लिया कि कहाँ कहाँ पे है, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में है, ठीक है। अब देखो जो सतपुड़ा जो श्रेणी है, सतपुड़ा जो श्रेणी है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो महादेव श्रेणी पे है, जिसका नाम क्या है, धूपगढ़। क्या है, धूपगढ़, जो 1350 मीटर की क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग ये ध्यान रख लें कि जो महादेव श्रेणी है ना, तो जो महादेव श्रेणी है इसी पर ये ध्यान रख सकते हैं कि सतपुड़ा व मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जो कि कितनी है, 1350 मीटर की इसकी हाइट है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़
स्थित है, स्थित है, ठीक है, ये स्थित है धूपगढ़, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो जो धूपगढ़ है और फिर एक पंचमढ़ी भी है, ठीक है, तो पंचमढ़ी भी ध्यान रखना एमपी में ही है, ठीक है। इसके अलावा पंचमढ़ी चोटी भी कहाँ पे है, एमपी में है, ठीक है ना। तो कभी कभी ऑप्शन ये मिलता है ना कि अगर पंचमढ़ी, जैसे अगर धूपगढ़ ना हो, ऑप्शन में धूपगढ़ ना हो और पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर आप धूपगढ़ के बजाय पंचमढ़ी ऑप्शन में है तो आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो मैकाल श्रेणी है, तो इस मैकाल श्रेणी में देखना, इस मैकाल जो श्रेणी है यहाँ पर भी एक क्या है, चोटी है जो है अमरकंटक चोटी कह सकते हैं या पहाड़ी कह सकते हैं, इसी श्रेणी पे है। यहाँ पे है कौन, अमरकंटक चोटी, ठीक है, या पहाड़ी कह सकते हैं, अमरकंटक। तो आपने देखा कि अमरकंटक जो चोटी है, हालांकि अनूप शहर वहाँ जिला पड़ता है एमपी में, वहाँ पे है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से ये 3 नदियाँ निकलती हैं, चोटी से 3 नदियाँ यहाँ पे निकलती हैं। उनका क्या नाम है, एक का नाम है नर्मदा, ठीक है, नर्मदा। फिर है आपका एक नदी का नाम है सोन, ठीक है, सोन। एक नदी का नाम हो जाएगा जोहिला, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, जोहिला हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये आपसे सवाल पूछा गया है कि अमरकंटक पहाड़ी से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियाँ एक ही जगह से निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला, ठीक है। तो इसकी चोटी एक ही है, एक ही से निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला को आपको ध्यान रखना है, ये नदी यहाँ से निकलती है। अच्छा देखो, एक बहुत ही बेहतर सवाल आपसे ये बनता है, कई बार पूछा गया सवालों में एक है कि ये जो आपका सतपुड़ा है ये किस प्रकार का पर्वत है, क्या ये वलित पर्वत है, अवशिष्ट है, ब्लॉक है या भ्रंश वाला है, कैसा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सतपुड़ा श्रेणी है ना, सतपुड़ा श्रेणी ना, कि ये क्या है, एक, ठीक है, क्या एक आपका क्या है, ब्लॉक पर्वत का क्या उदाहरण है, का उदाहरण है, ठीक है। ये एक क्या है, ब्लॉक माउंटेन है, कैसा है, एक ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, कैसा है, एक ब्लॉक माउंटेन है, यानी कि ये फॉल्ट माउंटेन है, ठीक है, ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन किससे कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन उससे कहते हैं जैसे कि अगर मानो कि क्या है, 2 आपके चट्टाने हैं, ठीक है, उसके बीच में अगर जो वो धंस जाए, ठीक है ना, तो वो जो धंसा वाला हिस्सा होगा, ठीक है ना, उसे तो घाटी कह देंगे। जैसे कोई भी घाटी, भ्रंश घाटी भी हो सकती है, वो जो उठा वाला भाग हो जाएगा वो ब्लॉक माउंटेन कहलाता है, ठीक है। तो हमारे भारत में पूछ लिया जाएगा कि भाई हमारे भारत में, अगर सवाल आ जाए आपके सामने कि हमारे भारत में बताओ कि ब्लॉक पर्वत का कौन सा उदाहरण है, तो हम लोग बता सकते हैं कि वो कौन सा होगा, सतपुड़ा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सतपुड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सतपुड़ा जो सवाल, एक अच्छा सवाल बनता है कि सतपुड़ा के संदर्भ में देखेंगे तो भ्रंश घाटी भी निर्माण होता है, ठीक है, किसके बीच में, तो विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में भ्रंश घाटी का भी निर्माण होता है, जिसमें नर्मदा नदी का क्या होता है, प्रवाह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये देखें, आगे देखिएगा, तो ये पर्वत श्रेणियाँ हो गई ना सतपुड़ा और विंध्यन के संदर्भ में। अब यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे कि भ्रंश घाटी का निर्माण होता भी है, तो देखना भ्रंश घाटी, जैसे कहेंगे रिफ्ट वैली, या बोलते हैं क्या, रिफ्ट वैली, ठीक है, रिफ्ट भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी को ध्यान रखना, भ्रंश घाटी को हम लोग जर्मन भाषा में, ठीक है,
जर्मन भाषा में क्या कहते हैं, तो ग्रॉबेन कहते हैं, ठीक है, ग्रॉबेन। तो क्या बोलेंगे, ग्रॉबेन कहेंगे, ठीक है। तो जर्मन भाषा में जो भ्रंश घाटी होता है उसे ग्रॉबेन कहते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, ग्रॉबेन कहते हैं। तो ये पूछा गया सवाल है कि ग्रॉबेन का संबंध किससे है, तो भ्रंश घाटी से, ठीक है, भ्रंश घाटी से हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक हम लोग क्या कर देखेंगे, संरचना देखने वाले हैं, ठीक है, संरचना देखने वाले हैं। जैसे देखो यहाँ पर इस तरीके से तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा कुछ इस संरचना को लेकर, ठीक है। जैसे आपने अगर इसका कभी कभी तो आता है तो उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्या लगाना है, क्रम लगाना होता है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या लगाना होता है, क्रम लगाना होता है इनके संदर्भ में। देखिएगा सवाल कैसे आपसे बनेगा कि ये हिस्सा जो ये इधर आपका है इसे कहते हैं मालवा का पठार मान लेते हैं, ठीक है, इधर क्या आपका है, मालवा का पठार है ये, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा ये हिस्सा विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी हो गया, ठीक है। और ये जो आपका गैप दिख रहा है ये हमने मान लिया कि ये है नर्मदा भ्रंश घाटी। ये क्या है, तो ये है नर्मदा भ्रंश घाटी। क्या है, नर्मदा भ्रंश घाटी, ठीक है, क्या है, नर्मदा भ्रंश घाटी। और ये जो आपने यहाँ पे देखा ये है आपका कौन सा, सतपुड़ा। ये क्या है, सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है, कौन सा हो गया, सतपुड़ा हो गया। और ये वाला हिस्सा ये देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ताप्ती भ्रंश घाटी। क्या हो गया, ताप्ती भ्रंश घाटी हो गया, ये भ्रंश घाटी हो गया, ठीक है। और इधर में इस साइड में ये जो हो गया आपका ये सतमाला श्रेणी हो गया, ये सतमाला श्रेणी हो गया। तो हालांकि सतमाला जो श्रेणी है ये कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर इसके बाद में देखेंगे तो ये हिस्सा जो हो गया वो आपका दक्कन का पठार हो गया, ठीक है, ये वाला हिस्सा इधर क्या हो गया, दक्कन क्या हो गया, पठार हो गया, इधर क्या हो गया, दक्कन का पठार हो गया। अब देखो सवाल आपसे ये बनेगा ना, सवाल ये बनता है इससे कि पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि देखिए नर्मदा भ्रंश घाटी, नर्मदा भ्रंश घाटी जो है ना, नर्मदा जो भ्रंश घाटी है ये किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है, ये किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है। तो यहाँ पे देखिएगा एक कौन है, यहाँ पे दिख रहा है हमें एक दिख रहा है विंध्यन और सतपुड़ा, विंध्यन और सतपुड़ा। तो विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो ये है कौन सा, तो नर्मदा है, ठीक है। या फिर उल्टा सवाल ये पूछ लेगा, ये सवाल उल्टा पूछ लेगा कि नर्मदा जो भ्रंश घाटी किन दो नदियों के बीच में है, विंध्यन और सतपुड़ा, या विंध्यन सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा बहती है, ठीक। इसके जब आगे बढ़ेंगे, आगे वाला पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए सतपुड़ा और सतमाला है नहीं, सतपुड़ा और सतमाला के बीच में कौन है, तो आप देखेंगे ये कौन सी है, ताप्ती भ्रंश घाटी है, कौन सी है, ताप्ती भ्रंश घाटी मिल जाएगी, ठीक है। या ये पूछ लेगा ताप्ती भ्रंश घाटी किन दो नदी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है, तो सतमाला और कौन सा जाएगा, सतपुड़ा के बीच में हो जाएगा, ठीक। तो अब ये जो भ्रंश घाटियां है ना, भ्रंश घाटियों का जो निर्माण है ये फॉल्ट होने से बनता है, यानी कि दो चट्टानों के बीच में फॉल्ट हो जाए, यानी दरारें पड़ जाएं, उनसे ये बनता है, ठीक है, उनसे ये क्षेत्र आपका बनता है। तो देखो अब जो नर्मदा नदी जो है ना,
ये जब अपने मुहाने पर पहुंचती है तो ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये क्या बनाएगी, एक्शुरी बनेगी या ज्वारनद मुख बनाएगी। कहोगे ज्वारनद मुख क्या होता है, एक्शुरी क्या होता है। तो जैसे आपने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं कि जब नदियाँ अपने साथ में अवसाद लेकर आती हैं तो अपने मुहाने पे डेल्टा बनाती हैं, और अवसाद लेकर नहीं आएंगी तो फिर एस्चुरी या ज्वारनद मुख बनाएंगी। तो उनमें से नर्मदा सबसे लंबी ज्वारनद मुख बनाने वाली क्या भारत की नदी है। सेकंड कौन सी है, ताप्ती है। ठीक है, कौन सी है, ताप्ती है। तो यहीं पर एक यहाँ पर लिख लेंगे, नर्मदा ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण, प्रवाहित होने के कारण, होने के कारण डेल्टा के बजाय, डेल्टा के बजाय ज्वारनद मुख, ठीक है, यही से हम लोग होते हैं एक्शुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, एक्शुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्यों करती हैं, क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बहती हैं, और भ्रंश घाटी में अगर बहने का मतलब हो गया कि ये जब दो पर्वत होंगे या दो कोई श्रेणियाँ होंगी, उनके बीच में कोई नदी बहेगी, प्रवाहित होगी, तो उसमें कहीं अवसाद नहीं मिलेगा। अवसाद मतलब वही कह सकते हैं कि जो अवशिष्ट चीज़ें होती हैं, पेड़ पौधे, मिट्टी, गाद, ये नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये पर्वत के दो बीच में होंगी, जगह होगा नहीं, तो इनके बीच में कहीं अवसाद आपको मिलेगा नहीं। तो ये नदियाँ जो होंगी डायरेक्टली क्या करेंगी कि समुद्र के मुहाने पर ये इंटर करेंगी, और वहाँ पे किसी प्रकार का अवसाद इकट्ठा नहीं करेंगी। तो इकट्ठा नहीं करेंगी तो वहाँ पे कोई डेल्टा बनेगा नहीं। डेल्टा तभी बनता है जब नदियाँ अपने साथ में बहुत सारा अवसाद लेकर आती हैं, या फिर वो मैदानी भागों में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अब तो इनको ध्यान रखिएगा। तो भारत में सबसे लंबी एक्शुरी बनाने वाली नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, नर्मदा। और नर्मदा ध्यान रखना कि नर्मदा जो नदी है ना, वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ से, पूरब से पश्चिम की ओर। पूरब से पश्चिम प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है, तो बताएंगे वो है नर्मदा। सेकंड लंबी कौन सी है, पूरब से पश्चिम बहने वाली है, तो वो है कौन सी, ताप्ती नदी। वो कौन सी हो जाएगी, ताप्ती हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, कभी कभी क्या होता है ना कि इनका क्रम लगाने के लिए आता है इन श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो इस श्रृंखला को हमने जो बनाया है ना, ये इसको आपको उत्तर से दक्षिण मानना है, उत्तर से दक्षिण मानना है। तो उत्तर में कौन है, उत्तर में आपका है नर्मदा। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर उत्तर से दक्षिण की देखा जाए, इस साइड में देखा जाए, उत्तर से दक्षिण का आपको क्रम लगाने के लिए आ जाए तो कैसे क्रम लगाएंगे, तो देखिए ये मैं बॉक्स में लिख दूंगा। यानी कभी भी आपको क्रम लगाने के लिए आ जाए, यानी क्रम लगाना पड़ेगा क्या, नॉर्थ टू साउथ। अगर हमें क्या लगाना, क्रम लगाना आ जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर देखिएगा। पहले कौन मिलेगा आपको, विंध्यन मिलेगा। कौन मिलेगा, पहले मिलेगा आपको विंध्यन श्रेणी मिलेगी। उत्तर में क्या मिलेगी, विंध्यन श्रेणी मिलेगी। उत्तर में विंध्यन श्रेणी मिलेगी। विंध्यन श्रेणी के बाद आपको क्या दिखेगा, तो विंध्यन श्रेणी के बाद हमें दिखेगा यहाँ पे नर्मदा नदी। ठीक है, कौन मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा नर्मदा नदी आपको मिल जाएगी। ठीक है, नर्मदा के बाद में
क्या आपको दिखेगा, आपको दिखेगा सतपुड़ा, ठीक है, कौन दिखेगा, सतपुड़ा श्रेणी, क्या देखने को मिलेगा, सतपुड़ा श्रेणी। और सतपुड़ा श्रेणी के नीचे क्या होगा, तो फिर से आपका आ जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा आपकी ताप्ती नदी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगी ताप्ती नदी आ जाएगी, ठीक है। तो जब अगर क्रम लगाना के पूछ ले, जब क्रम पूछे इनके लगाने का, जब क्रम लगाने के लिए पूछ दे उत्तर से दक्षिण की ओर, तो हम लोग क्रम क्या लगाएंगे, तब क्रम ये लगाएंगे विंध्यन, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती, ठीक है, एक क्रम लगाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, सवाल आ जाए कि ताप्ती भ्रंश घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है, तो बता सकते हैं सतपुड़ा और सतमाला के बीच में, ठीक है। तो ये अगर ऐसे पूछ ले कि ताप्ती भ्रंश घाटी और नर्मदा भ्रंश घाटी के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो सतपुड़ा। जैसे पूछ आपसे आज सवाल बन सकता है ना कि सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है, ये पूछेगा आपसे कि ये किन दो नदियों के बीच में है, ये किन दो नदियों के बीच में, तो बता सकते हो कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में, नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन, सतपुड़ा। ये कई बार सवाल पूछा गया है आपसे कि सतपुड़ा जो किन दो नदियों के बीच में, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में हो जाएगा, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो अरावली पर्वत हमने पढ़ लिया है, विंध्यन पढ़ लिया है, ये सतपुड़ा के बारे में हमने पढ़ लिया, किसके बारे में, सतपुड़ा के बारे में पढ़ लिया है। अब हम जो आगे जो कह सकते हैं पहाड़ियों के रूप में जब भी पढ़ेंगे, वो क्या होंगी, दक्षिण भारत की जो पहाड़ियाँ होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन सी, दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दक्षिण भारत की पहाड़ियों के हम बारे में पढ़ेंगे कि साउथ इंडिया की जो भी पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि नीलगिरी की पहाड़ी हो गई, अन्नामलाई हो गई, ठीक है, उसके अलावा महेंद्रगिरी हो गई, ठीक है, पालनी हो गई, कोडाई कनाल हो गई, ठीक है, ये सारी पहाड़ियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने जो इसको जो देखा है वो देखिए, इसके बारे में पढ़ा है, सतपुड़ा श्रेणी के बारे में पढ़ा है, कहाँ कहाँ विस्तार इसका है, आपने यहाँ देख लिया, अमरकंटक चोटी से कौन कौन सी यहाँ से नदियाँ निकलती हैं एक ही पड़ोस से, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने देखा विंध्यन श्रेणी में नदी तंत्र के बारे में हमने चर्चा किया कि विंध्यन श्रेणी में कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं और कहाँ पे जाके मिल रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखा विंध्यन श्रेणी यूपी के मिर्ज़ापुर से निकलती है ना, सॉरी विंध्यन श्रेणी यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, और मिर्ज़ापुर में ही क्या है, विंध्यवासिनी देवी मंदिर है, ठीक है। और इसी मंदिर में ना क्या होता है, आपने लिखा था, पढ़ा था कि भाई यूपी में स्पेशल में क्या पढ़ा था कि इसी मंदिर में, ठीक है ना, इसी मंदिर में क्या होता है कि आपका एक कजरी पर्व मनाया जाता है, नहीं, कौन सा, कजरी पर्व, कजरी पर्व मनाया जाता था। तो जो कजरी पर्व था वो विंध्यवासिनी देवी जो है ना, इनकी जन्मोत्सव पर, ठीक है, कजरी पर्व जो होता था वो इनकी जन्मोत्सव मनाया जाता, ठीक है ना, इनकी जन्मोत्सव मनाया जाता था, कजरी पर्व, ठीक है। चुनार क्षेत्र देख लिया, चूने पत्थर के लिए फेमस है, साथ साथ में लाल बलुआ पत्थर के लिए फेमस है। और मिर्ज़ापुर में ही तो क्या चुनार का किला है भाई, यहाँ पे देखेंगे इसी में मिर्ज़ापुर में क्या चुनार का किला है, जो किससे बना है, लाल बलुआ पत्थर से। तो लाल बलुआ पत्थर से आप देखेंगे तो क्या बना है, एक बना आपका चुनार का किला, ये बना हुआ है, कहाँ पर है ये, तो ये है मिर्ज़ापुर में। चुनार का किला कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर में है। इसके अलावा इसके जो लाल किला बना है दिल्ली का, लाल किला बना हुआ है दिल्ली का, वो किससे बना है, तो लाल बलुआ पत्थर से ही तो बना है। फिर आगरा फोर्ट की बात करेंगे, ठीक है, कौन सा, आगरा फोर्ट, आगरा का किला, ठीक है, किसने बनवाया आगरा किला, तो ये बनवाया था अकबर ने बनवाया था। तो ये भी किससे बना है, तो लाल बलुआ पत्थर से बना है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा हमने क्या पढ़ा है, विंध्यन श्रेणी, ठीक है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है और किन क्षेत्रों में है, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा, ठीक है, इसके बारे में। उसके अलावा यहाँ देखा हमने अरावली के बारे में पढ़ा कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, ध्यान रखना कितना, 1722 मीटर इसकी क्या है हाइट है। माउंट आबू, ध्यान रखना माउंट आबू वो पहाड़ी है जो कह सकते हैं जहाँ पे जैनियों का पवित्र स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जैन धर्म है ना, जैन धर्म के जो भी तीर्थंकर हैं उनके तीर्थंकरों की सभी की मूर्तियाँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है स्थापित हैं
इसलिए जैनियों के लिए क्या है, पवित्र स्थान है। और यहाँ पे जो मंदिर बना है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, यहाँ पे जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनके कई सारे कह सकते हैं गुरु या तीर्थंकरों की यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित हैं, ठीक है। तो माउंट आबू पे एक झील है, नक्की झील, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रायसीना पहाड़ी किसका भाग है, तो अरावली का ही क्या है, भाग हो जाता है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ लिया, इसका कहाँ विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। ये प्री कैम्बियल काल में बना था, ठीक है। इसकी एज क्या 5.7 मिलियन है। ये विश्व का सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की, ये पर्वत कैसा है, तो ये अवशिष्ट पर्वत का क्या है, उदाहरण है। पहले कैसा था, पहले वलित पर्वत था, यानी पहले ये फोल्ड माउंटेन था। क्या था, पहले फोल्ड माउंटेन था, लेकिन बाद में ये क्या बन गया, अवशिष्ट पर्वत बन गया, ठीक है। तो इनको सबको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की पहाड़ियों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।